एवरीवन, दिस इज रंजना कौशिक। वेलकम टू द रंजना कौशिक केमिस्ट्री। सो जैसा कि CSIR नेट के फॉर्म निकल चुके हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाऊँ जो आपको टफ भी लगते हैं और जो काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग भी है। फॉर एग्जांपल जैसे कि क्वांटम हुआ, जैसे कि आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी हुआ और कुछ आपका इनऑर्गेनिक, क्योंकि इनऑर्गेनिक आई थिंक बहुत ईजी है। अगर आप उसको ईजिली कर लोगे ना तो वो आपको बहुत अच्छे स्कोर दे जाएगा। मैंने इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक्स पे पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपको वो टॉपिक्स जानने हैं तो यहाँ पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। अब देखो, मैंने आज का टॉपिक स्टार्ट किया है एटॉमिक स्ट्रक्चर से। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये जो टॉपिक है, ये ऐसा टॉपिक है जो आपका केमिस्ट्री का क्या है, बेस है। अगर आपको क्वांटम स्टार्ट करना है, अगर आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करना है, अगर आपको इनऑर्गेनिक बेसिकली अगर आपको अपना केमिकल बॉन्डिंग या पीरियोडिसिटी ये सब स्टार्ट करना है इनऑर्गेनिक, तो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया तो आपका एक बेस बन जाएगा और वहां से आपको आगे मैं जो भी पढ़ाऊंगी क्वांटम में, स्पेक्ट्रोस्कोपी में, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो इस टॉपिक के बाद में हम क्या करेंगे, अपने इसी टॉपिक के बाद में हम 3 सेक्शन में बांट देंगे, एक आपका इनऑर्गेनिक, एक आपका क्वांटम और एक आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो उससे तीनों टॉपिक का बेस भी हो जाएगा और तीनों स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात कि हर टॉपिक के मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जो आपको एज अ टेस्ट के फॉर्म में मिलेंगे। आप उसको सॉल्व करना और बाद में मैं उसका सॉल्यूशन भी अपलोड करूंगी। ठीक है। सो देखो, अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपके एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था न्यूटन। सो न्यूटन ने ये बोला कि जो आपका लाइट होती है, अगर हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ना है तो हमें उससे पहले किसको पढ़ना पड़ेगा, आपकी लाइट को। तो जैसा कि न्यूटन आए तो न्यूटन ने बोला लाइट के बारे में, कलर्स देखे उन्होंने, क्या देखे, कलर्स जो हम देखते हैं विबग्योर। तो उन्होंने बोला कि ये जो कलर फीचर होता है आपका लाइट का, जो प्रिज्म से आपके 7 कलर्स निकलते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, आपके पार्टिकल नेचर की वजह से होते हैं। दैट मीन उन्होंने बोला कि लाइट का नेचर कैसा होता है, एक पार्टिकल की जैसा होता है। अलग अलग पार्टिकल्स अलग अलग कलर को शो करते हैं। मतलब जो आपकी लाइट का जो पार्टिकल, छोटा पार्टिकल होगा, कोई ग्रीन कलर, वो ग्रीन कलर का होगा, कोई रेड कलर का होगा। तो उन्होंने इसको क्या बोला कि लाइट एक तरह से पार्टिकल के फॉर्म में क्या करता है, मूव करता है। उसके बाद में क्या हुआ, एक अदर साइंटिस्ट आए, उनका नाम था यंग। यंग ने क्या किया, माना तो न्यूटन को ही, पर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, जो आपकी लाइट थी, न्यूटन ने जो लाइट के बारे में बोला था, लाइट को एक पर्दे के ऊपर क्या किया, ऐसे उसको अटैक करवाया। तो उन्होंने देखा कि अगर एक पार्टिकल की फॉर्म में होगी तो सीधा अगर मैं यहाँ से लाइट आ रही है तो यहाँ पे आपको, जैसे हम पर्दे पे देखते हैं तो हमको एक अगर आप लेजर लाइट यूज करोगे तो लेजर से आपको एक पॉइंट पे आपको क्या मिलेगी, लाइट मिलेगी। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे आपको क्या मिलनी चाहिए, लाइट मिलनी चाहिए। बट एक्चुअल में क्या हुआ, यहाँ पे भी लाइट आपको देखने को मिली और यहाँ पे भी लाइट देखने को मिली। सो यंग ये समझ गए कि लाइट एक पार्टिकल की फॉर्म में नहीं चली, लाइट यहाँ पे भी है, यानी कि लाइट कैसे हुई, पूरी सब तरफ फैल गई, सब तरफ फैल गई, यानी कि ये पार्टिकल फॉर्म में तो इसने बिहेव नहीं किया। सो यंग ने बोला कि नहीं, पार्टिकल जैसे ये नहीं हो सकता। ये यंग का एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद में आपके एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मैक्सवेल। आप सबने सुना होगा। मैक्सवेल ने जो बताया, मैक्सवेल ने बोला कि जो आपकी लाइट होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी कि इन्होंने कैसे बोला, जैसे कि वेव्स जो पानी में चलती है, ये जो लहरें होती है, इन्होंने बोला कि लाइट भी एक तरह से लहर की तरह ही चलती है। और इसमें 2 पोर्शन होते हैं, एक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिखाती हूँ मैं आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इन्होंने बोला कि एक तरफ तो आपका चलेगा जो आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और दूसरी तरफ आपका क्या चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब दोनों के डायमेंशन आप देख सकते हो एक दूसरे के कैसे हैं, 90 डिग्री के एंगल पे है। तो ये बोला मैक्सवेल ने। अब मैक्सवेल ने इस मैग्नेटिक वेव के आधार पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए एक वेव की। उन्होंने बोला कि एक वेव में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। सो मैक्सवेल ने ये बोला कि ये जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है, इसमें कुछ पार्ट होते हैं।
फर्स्ट इज योर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम बोलते हैं न्यू। इन्होंने क्या बोला कि जैसे कि ये मेरा एक हाथ है, ये पॉइंट है, इन्होंने एक पॉइंट कर दिया कि इस पॉइंट से एक सेकंड में जितनी भी वेव्स यहाँ से जा रही है वो सब क्या हो गई, मतलब जितनी ज्यादा एक पॉइंट से पास आउट हो गई इन विद इन अ 1 सेकेंड, उसको हम उसकी क्या बोलते हैं, वेव की फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एक इन्होंने टर्म दिया आपका लेमडा, लेमडा यानी कि वेव लेंथ का। इन्होंने बोला कि एक वेव में ये जैसे देखो दो इसके हाई पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये इसके हाई पॉइंट्स हैं, ये इसके डाउन पॉइंट्स हैं। तो इन्होंने बोला कि वेव में जैसे कि ये वेव चल रही है, दो पीक्स, दो हाई पॉइंट्स या दो डाउन पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं, यानी कि वेव का लेंथ बोलते हैं। फिर इन्होंने बोला एक टर्म और दिया इन्होंने वेव नंबर का। वेव नंबर से इन्होंने ये बताया, वेव नंबर को हम शो किससे करते हैं, इन्होंने बोला कि वेव नंबर को हम शो करते हैं आपके म्यू बार से, ठीक है। और इन्होंने बोला कि नंबर ऑफ वेव लेंथ पर यूनिट लेंथ को इन्होंने क्या बोला, आपका म्यू बार, मतलब एक पॉइंट से एक पॉइंट तक, मतलब एक ये वेव है, ठीक है, ये वेव है, इस पॉइंट तक जितनी भी वेवलेंथ है, इस पूरी पॉइंट इस यहाँ तक पहुंचने में जितनी भी वेवलेंथ आई उसको हमने क्या बोला, इस पूरे सेक्शन को हमने बोला म्यू बार। दूसरी चीज उन्होंने बोली कि एक वेव की जो ये हाइट होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसका एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और एक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस स्पीड से चलती है, तो ये इन्होंने बोला कि ये लाइट की स्पीड से चलती है, एग्जैक्टली लाइट की स्पीड से ही चलेगी, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, सी से। दो रिलेशन दिए जो आपको सबको पता है, सी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू लेमडा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, म्यू बार किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन लेमडा के। सो ये आ गया यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैक्सवेल ने अपने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कंसेप्ट के ऊपर क्या किया, अलग अलग वेव्स जो अलग अलग वेवलेंथ की थी या फिर अलग अलग फ्रीक्वेंसी की थी, उन सबको क्या किया, एक सीक्वेंस में अरेंज कर दिया और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा का एक अरेंजमेंट दे दिया कि एक पर्टिकुलर रेंज की लाइट्स, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट्स किस रेंज में आएगी। तो ये जो रेंज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है ये आपका स्पेक्ट्रम का बेसिस है। आगे मैं आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाऊंगी, तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है माइक्रोवेव, रमन, आईआर सब पढ़ाया हुआ है। तो ये देखो, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाने पर आपका लेमडा यानी कि वेव लेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और आपका फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ तक हमने ये देखा कि मैक्सवेल ने अब आपका किस तरह के वेव नेचर को माना, लाइट की वेव नेचर को माना। ये सब कैसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। प्लांक ने ये बोला कि इन्होंने स्टडी की सॉलिड्स की, बेसिकली इन्होंने किसके ऊपर बात किया, सॉलिड्स के ऊपर। इन्होंने बोला कि जो सॉलिड्स होते हैं उनके जो एटम्स होते हैं, अगर वो कोई भी एनर्जी का क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं या फिर उसको रिलीज कर रहे हैं, तो वो कभी भी उसको एज अ वेव नहीं करेंगे। ऐसे नहीं कि कंटिन्यूसली, देखो एक वेव कैसे चलती है, एक कंटिन्यू मैनर में चलती है। अगर एक वेव है तो उसमें आपको कंटिन्यू, आप उसको ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते ना कि इसका ये पार्ट था, इसका ये पार्ट था, वो एक पूरे कंटिन्यू मैनर में चलती है। तो प्लांक ने बोला कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट होती है वो वेव नेचर में नहीं होती, वो एक पार्टिकल नेचर में होती है, छोटे छोटे पैकेट्स में होती है, छोटे छोटे पैकेट्स में होती है। इन पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं, क्वांटा। क्वांटा एनर्जी के जो पैकेट्स होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्वांटा। तो इन्होंने बोला अब इसकी एनर्जी जो होती है E इज इक्वल टू होती है एच म्यू के। म्यू क्या होता है आपका, फ्रीक्वेंसी। अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है तो आप उस जो एनर्जी रिलीज हुई उसका एनर्जी बता सकते हो। बेसिकली प्लांक ने क्या किया, आपकी जो वेव थ्योरी थी उसको पूरी तरह से क्या कर दिया, नकार दिया। इन्होंने क्या बोला कि एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज या एब्जॉर्ब होती है, आपके क्वांटा के फॉर्म में होती है। एनर्जी निकालने का फॉर्मूला दे दिया, एच यहाँ पे क्या है इसका, प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आप सबको पता है 6.62 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो प्लांक का जो कंसेप्ट था पार्टिकल वाला, उसी को लेकर आपके आइंस्टाइन सर ने भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया। हम सब ने पढ़ा हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। देखो नाम से क्लियर है कि फोटो यानी कि फोटोन्स की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे देती हूँ जस्ट। इन्होंने क्या किया, वही एक ट्यूब ली, उसके अंदर 2 पॉइंट्स लिए और यहाँ पे उसको एक बल्ब से और एक सर्किट से जोड़ दिया। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो प्लेट ली थी, प्लेट के ऊपर हैवी मेटल्स लिए थे लाइक सीजियम,
जैसे हैवी मेटल लिए, हैवी मेटल क्यों लिए, क्योंकि जो हैवी मॉल एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप सीजियम की प्लेट पे किसी भी फोटोन को या फिर लाइट को क्या करते हो, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट को डालते हो, तो इस प्लेट से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज होने लगते हैं। और जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज होते हैं तो आपका क्या होता है, पूरे आपके जो आपने पाथ लगाया था वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। और इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को आप कैसे देखते हो कि जैसे ही यहाँ पे चार्ज करंट का फ्लो होगा वैसे ही आपका बल्ब क्या हो जाएगा, पूरी तरह से इसमें लाइट आ जाएगी। तो ये था कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन्होंने ये समझाया, आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेन बात ये बताई कि ऐसे नहीं है कि हर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा या फिर हर एनर्जी को रिलीज कर दिया जाएगा। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की एनर्जी को ही एब्जॉर्ब या रिलीज किया जाता है। और उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए, तो उन्होंने उसके लिए एक इक्वेशन दी। एच म्यू इज इक्वल टू, यानी कि जो पर्टिकुलर आपका एनर्जी आ रहा है, लाइट की एनर्जी क्या होनी चाहिए, वो इक्वल होनी चाहिए एच म्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। दैट मीन कि अगर इस इक्वेशन के इक्वल अगर आपको एनर्जी नहीं दी जा रही, अगर उसके इक्वल लाइट यूज नहीं हो रही, तो आपका इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज नहीं होंगे, करंट पास नहीं होगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि ये जो आपका म्यू नॉट है, ये क्या है आपका, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो यहाँ पे आपका सीजियम का एटम था वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए नेसेसरी है, मिनिमम। और प्लस में हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी। अगर उसके पास में काइनेटिक एनर्जी जितनी एनर्जी नहीं होगी तो वो आगे मूव नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप एक जॉब की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे दो आपके एग्जाम्स होते हैं, फर्स्ट आपका रिटन एग्जाम होगा, दूसरा आपका इंटरव्यू होगा। अगर आपने सिर्फ आपकी रिटन एग्जाम जितनी तैयारी की है, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर नहीं किया, ठीक है, तो आप क्या होगे, फर्स्ट एग्जाम में निकल जाओगे बट आप वहाँ पे इंटरव्यू में मूव नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि आपका इंटरव्यू अच्छा तैयार आपने किया नहीं, तो आप वो कर नहीं पाए, यानी कि आपके पास में काइनेटिक एनर्जी की कमी थी। तो इसीलिए अगर आपको फ्लो करना है और अगर आपको अपनी लाइफ में लाइट को लाना है, तो आपको क्या करना होगा, जितनी रिक्वायर एनर्जी है उससे ज़्यादा एनर्जी चाहिए। दैट मीन अगर आपको, जैसे कि अगर आपको नेट क्वालिफाई करना है और अगर आपने ये सोचा कि आपको मिनिमम 100 अराउंड मार्क्स लाने और आपका क्लियर हट हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, आपको हमेशा उससे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं तभी आपका वो क्लियर होगा, वरना आपका क्लियर नहीं होगा। कुछ इस तरह का ही कंसेप्ट बताया आपके आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो, दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज भी आपके यहाँ से निकल के आते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आपके टेस्ट में देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको एनर्जी निकालनी है और आपको आपका वेवलेंथ दिया हुआ है। तो वहाँ पे आप किस तरह से निकालोगे, दोनों में से आपको कौन सा यूज़ करना है। अगर आपको आपकी वेवलेंथ किस में दी है, नैनोमीटर में, क्या दिया है आपका लेमडा नैनोमीटर में है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और अगर आपको किस में दिया हुआ है, आपके आर्मस्ट्रॉन्ग में दिया हुआ है, देन आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर आप अभी तक देखोगे तो अभी तक लड़ाई चल रही है कि आपकी जो लाइट है वो एक्चुअल में पार्टिकल नेचर की है या फिर वेव नेचर की है। फिर उसके बाद में एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डे ब्रोगली। डे ब्रोगली बड़े स्मार्ट थे, उन्होंने क्या बोला, झगड़ा बंद करो, लाइट जो है वो पार्टिकल भी है और वो वेव नेचर में भी है। क्यों, क्योंकि हम दोनों किसी एक चीज को लेके हम लाइट की सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे थे, प्रॉब्लम यही आ रही थी। इसलिए हम हमारे जो थ्योरी आई वो आई ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। ड्यूअल नेचर में आपका एक रेडिएशन वेव नेचर की भी होती है और एक पार्टिकल नेचर की भी होती है। अगर आप वेव नेचर में देखते हो तो वेव नेचर में जो आपको स्पेक्ट्रा मिलता है वो एक कंटिन्यूस मिलता है। ये देखो आपका स्पेक्ट्रा कैसे मिलता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा मिलता है। और पार्टिकल में आपको डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा मिलता है। व्हाट आई मीन बाय डिसकंटिन्यूस एंड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, जैसे कि मान लो आपने स्टडी की विबग्योर की, अब मैं आपको विबग्योर की स्टडी करवा रही हूँ और लाइट आ रही है, तो आपको क्या मिल रहा कि लाइट आपको पहले आपको वायलेट मिल गई, उसके बाद में आपको सीधी ग्रीन मिल गई, या फिर आपको फिर रेड मिल गई। तो मतलब आपको मिसिंग ऑफ लाइंस देखने को मिल रहा है। तो आप क्या कह रहे हो कि मतलब आपके पास में वॉयलेट कलर की लाइट का पार्टिकल आ गया, रेड कलर की लाइट का पार्टिकल आ गया, बट ऑरेंज कलर की लाइट का पार्टिकल नहीं आया, वो एब्सेंट था। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। जो आप वेव नेचर की बात करते हो तो हम उसको एक्सप्लेन करते हैं वेव लेंथ से, और अगर आप पार्टिकल नेचर को लेकर चलते हो तो हम उसमें बात करते हैं मोमेंटम की, यानी कि पी की। दोनों ही
दोनों ही इसके जो नेचर है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ इफेक्ट हम पार्टिकल नेचर से डिस्क्राइब कर पाते हैं और कुछ हम वेव नेचर से डिस्क्राइब कर पाते हैं। क्वांटम को पढ़ने का मेन रीजन यही है कि क्वांटम आपके पार्टिकल के दोनों नेचर को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो क्वांटम से पहले जो हमारे जो डे ब्रोगली ने इक्वेशन दी उसका बहुत यूज है। उन्होंने बोला लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। लैम्डा और पी में क्या कर दिया, रिलेशन कर दिया। आपको जो भी निकालना हो वो आप निकाल लो, ठीक है। इसी का अगर मॉडिफाई रूम आप देखो तो मोमेंटम को हम एम वी से भी डिनोट कर सकते हैं, तो एच अपॉन एम वी भी लिख सकते हो। इसके बाद में आप इसको आप एच अपॉन रूट टू एम ई में भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको एनर्जी के लिए आप क्या लिख सकते हो, एच अपॉन रूट टू एम क्यू वी टी भी लिख सकते हो। तो कई सारे इसके मॉडिफाइड फॉर्म आ गए। बेसिकली हमने डे ब्रोगली से ये सीखा कि अगर आपका लेमडा इंक्रीज होता है, कब, जब आपका मास क्या हो, कम हो। तो इससे हमें ये समझ में आया कि अगर आपको मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या और आपकी अल्फा पार्टिकल्स में किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, तो ये आप बता सकते हो डे ब्रोगली इक्वेशन से कि क्योंकि जिसका मास कम है उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा। सबसे कम मास किसका होता है, आपके इलेक्ट्रॉन का। तो इसलिए इसकी वेवलेंथ क्या होगी, प्रोटॉन से ज्यादा होगी, और प्रोटॉन की ज्यादा होगी आपकी अल्फा पार्टिकल से। सो ये कुछ बातें थी जो हमें डे ब्रोगली ने बताई, जो ड्यूअल नेचर को बताता है। इसके साथ में ही डे ब्रोगली के बाद में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग ने भी बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्योरम दी। देखो हाइजेनबर्ग ने जो बात बोली वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। इन्होंने ये बोला कि जैसे कि एक एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मूवमेंट करते हैं। तो हाइजेनबर्ग ने बोला कि आप एक इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम और उसकी पोजीशन को एक साथ में फाइंड आउट नहीं कर सकते। इनकी इक्वेशन थी कि कुछ ना कुछ आपके जो पोजीशन में चेंज है और जो आपके मोमेंटम में चेंज है वो हमेशा ज़्यादा होता है एच अपॉन 4 पाई से। या फिर इसको हम बोल सकते हैं अगर आप एनर्जी और टाइम में चेंज निकाल रहे हो तो वो भी ज़्यादा होता है एच अपॉन 4 पाई से। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो हाइजेनबर्ग का रूल है वो हम ओनली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही वैलिड है। क्या होते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बेसिकली हाइजेनबर्ग एंड डे ब्रोगली की जो इक्वेशंस थी वो बेसिक है आपके क्वांटम का। श्रोडिंगर ने इन्हीं दो कंसेप्ट को यूज करके आपका क्वांटम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन दी थी। अभी तक हमने ये देखा कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है और उसमें उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, वेव नेचर होता है कि पार्टिकल नेचर होता है, हम ड्यूअल नेचर क्यों कंसिडर करते हैं, हमने ये पढ़ा। अब हम इसके बाद में दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। एक पार्ट में हमारा चलेगा स्पेक्ट्रो, एक चलेगा आपका क्वांटम। क्वांटम इसके बेस पे आपको इसके आगे हम पढ़ेंगे श्रोडिंगर के बारे में, श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में। और स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम पढ़ेंगे कि पार्टिकल नेचर को लेकर ही सबसे पहले आया था बोर मॉडल, और उसी में आया था आपका हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम। उसको हम कंसिडर करेंगे और उसके आगे आगे हम अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपीज को कंसिडर करना स्टार्ट करेंगे। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।